क्या हो गया नरेंद्र मोदी को, क्या हो गया नरेंद्र मोदी के मैजिक को, क्या हो जाएगा अब बीजेपी का कि उसके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। अब देखिए, पहले तो हम ये पहले बता देते हैं कि ये जो बीजेपी है जीतने के बाद, इलेक्शन तो जीती है, उनका यह कहना है कि भैया देखिए उनके पास इंडिया ब्लॉक से ज्यादा नंबर है, तो तुम लोग क्यों इतना उछल रहे हो, हम लोग अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, विच इज अ फैक्ट। तो सवाल यह है कि जब बीजेपी जीत गई है, आएगा तो मोदी ही है, प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। खैर उस पर अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी भी बनते हैं तीसरे बार प्रधानमंत्री, तो ऑपोजिशन इतना क्यों खुश हो रही है? ऑपोजिशन को तो देख के ऐसा लग रहा है कि वही जश्न मना रही है कि वो जीत गई है। इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है कि आज का दिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और 2004 से इसको क्यों कंपेयर किया जा रहा है, जबकि 2004 में बीजेपी हार गई थी, यूपीए सरकार में पावर में आई थी। यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई सत्ता नहीं बदल रही है, लेकिन कंपैरिजन क्यों हो रहा है? देखिए, ये जीत 2004 के जीत से कुछ कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास बिग मनी था। इलेक्टोरल बॉन्ड तो खत्म हो गया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा है 10x 20x जो भी है वो उन्हीं के पास था, तो मनी पावर था। बीजेपी के पास मसल पावर था। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। मैन पावर था बीजेपी के पास, क्योंकि जो कार्यकर्ता उनके ग्राउंड पे है और जो आरएसएस की बैकिंग है वो किसी और पार्टी के पास आसपास नहीं है। बीजेपी के पास बिग मीडिया था, पूरी की पूरी मीडिया उनके गोदी में बैठी हुई है। वैसे बिग मीडिया आजकल यूट्यूबर से थोड़ी खासा चढ़ रही है। हमने कुछ क्लिप्स देखे जहां बिग मीडिया यूट्यूबर को शेम करने की कोशिश कर रही थी। खैर एनीवे, शेम किसका हो रहा है सबको मालूम है। बीजेपी ने इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज किया, इलेक्शन कमिश्नर्स ने लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कराया। इलेक्शन कमिश्नर की कैसी थू हुई है वो हमने इतने दिनों से पहले ही देखा है। और बीजेपी ने पूरे ऑपोजिशन पर भी डोमिनेशन करके रखा था। कितने सारे ऑपोजिशन के लीडर्स बीजेपी पे चले गए, उनको टिकट मिले भी और कभी कभी वो पार्टी में सिर्फ शामिल हो गए। बीजेपी ने अगर वो नहीं किया तो पार्टी को स्प्लिट कर दिया, एनसीपी को स्प्लिट कर दिया, शिवसेना को स्प्लिट कर दिया। उसके ऊपर जो पूरा नैरेटिव था 400 पार होगा, 400 पार होगा, वो बीजेपी का था। तो जब हम इलेक्शन में घुसे थे तब बहुत खुशी से बीजेपी इलेक्शन में घुसी थी, बहुत कॉन्फिडेंस एक्सूड करते हुए इलेक्शन में घुसी थी। अब वो दूसरी बात है कि पहले चरण की इलेक्शन के बाद ही आपने देखा कैसे एक हृदय परिवर्तन हो गया, शांतिपूर्वक से कैसे एक आतंकी रूप ले लिया और फिर हम लोग मुगल मटन और मंगल सूत्र और मुजरा में चले आए। उसका रीजन यह था कि बीजेपी को पहले से ही आकलन हो गया था फेज 1 के बाद ही कि सिचुएशन कुछ बिगड़ने वाली है। उनके पास एग्जिट पोल फेज 1 के बाद ही लगता है आ गया था। अब मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमित शाह को खैर अलायंस रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, इस पर एक सवाल तब भी है। लेकिन मोदी रहे ना रहे, अमित शाह रहे ना रहे, एक पॉइंट बहुत क्लियर है कि अब ऑपोजिशन के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है बात करने के लिए। ये जो पार्लियामेंट में सबको उठा के सस्पेंड कर दिया, ये तमाशा अब नहीं चलेगा। ये जो ऑपोजिशन को एकदम जूते तले रखना, ये अब नहीं चलेगा। हो सकता है इसको देखकर मीडिया में भी कोई रीढ़ की हड्डी फिर से उत्पन्न हो जाए और मेन स्ट्रीम मीडिया भी बोलने लगे, ना कि सिर्फ यूट्यूबर्स बोलने लगे, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कुछ हमसे भी प्रेरणा लेकर कुछ बोलने लगे। जुडिशरी हो सकता है थोड़ी सी और करेज दिखाए, क्योंकि जैसा कि एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज ने मुझे एक बार बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी वही जजमेंट देते हैं जो आसपास देखकर देते हैं। वो कोई वैक्यूम पे ऑपरेट नहीं करते। वो जब अपने आसपास देखेंगे कि डेमोक्रेसी वापस रिस्टोर हो रही है, लोग बोल रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो फिर वो तानाशाहों पर भी सवाल पूछ सकते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोल के एक बॉडी है, ह्यूमन राइट्स देखती है वो। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के एनएचआरसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है। कहते हैं आप ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते हो। हमारे देश की एनएसआरसी छोड़िए, हमारे देश के सरकार की कितनी ज्यादा थू मैं होती है वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखते हो, लेकिन हम एक खिल्ली बन चुके हैं बहुत सारे एरियाज में। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत सारी मेन स्ट्रीम चीजें चेंज होने वाली हैं। कुछ कुछ जो पॉलिटिकल परिभाषाएं हैं, और वही मैं इस एपिसोड में बात करना चाहता हूं। आंकड़े तो हम लोग ऑलरेडी बता ही चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग कोहेरेंट जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व का कोई तोड़ नहीं है। हमने देखा कि किस तरीके से हिंदुत्व का नारा लगाकर हिंदुइज्म को एज ए रिलीजन, एज ए टूल यूज करके, और कैसे राम मंदिर को एक एजेंडा बना के हम वोट लेना चाहते हैं। और अब हिंदुओं को गाली पड़ रही है क्योंकि बीजेपी अयोध्या क्षेत्र में हार चुकी है। तो क्या धर्म उनके ऊपर है या धर्म के लिए सिर्फ वोट मांगना है? तो जहां तक सोशल वेलफेयर की बात हो, एक अवेयर पॉलिटिक्स की बात
बात हो, रेनबो सोशल कोalition की बात हो, ये पॉसिबल है इस हिंदुत्व के लेबोरेटरी को हराना। इसके लिए आपको अकोमोडेटिव स्टांस जरूर लेना होगा। याद रखिए, इंडिया अलायंस सिर्फ इसलिए जीती है क्योंकि उन लोग ने एक कलेक्शन ऑफ पार्टीज बनाई है, अकेले कांग्रेस नहीं जीती है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ में काम किया, तभी वो जीते। अगर आप राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, वहां भी उन लोग ने कंसोलिडेशन किया क्योंकि वो साथ में काम कर रहे थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में काम नहीं कर पाई, इसलिए हार गए। आपको डिफरेंट कम्युनिटीज को साथ में लाना है और इसी के साथ आप एक मोर्चा बना सकते हो और लोगों को ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। आई थिंक इस इलेक्शन में एक, अगर मैं बोलूं शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एरोगेंस। बीजेपी का एरोगेंस। बीजेपी ने सोचा हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग तो हमारे ही हैं, फार्मर्स को तो हम वाटर कैनन चलाकर हम उनको चुप कर सकते हैं, पंजाबीज को तो हम खालिस्तान बोलकर चुप कर सकते हैं, यूट्यूबर्स को हम जॉर्ज सोरोस फंडेड बोल के चुप कर सकते हैं, तो हम सबको कुचल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास हिंदुत्व की लाठी है। लेकिन वो हिंदुत्व की लाठी को हराया जा सकता है क्योंकि यह बात धर्म की नहीं है, यह बात पॉलिटिक्स की है, और यह एंटी मुस्लिम रेटरिक का एक एंड पॉइंट जरूर आता है, और वो हमें अयोध्या में दिखने को लगा है। सो बेसिकली आज हुआ क्या? डेमोक्रेटिक बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। एनडीए 291, जब रात के सन्नाटे में, हम इसको रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया अलायंस 234 के आसपास है। अब बीजेपी क्लियरली मेजॉरिटी मार्क्स से तो कम है और उसको अपने एलाइज पर डिपेंडेंट होना होगा, जो कि टीडीपी और जेडीयू है। ये कोई सगे एलाइज नहीं है, ये एलाइज वो हैं जो टूट भी सकते हैं और जिनके बिना आप ऐसे बिल्स नहीं ला सकते हो जो बुलडोजर की तरह पार्लियामेंट में चला सकते हो। जैसे कि आप फार्म लॉ ले आए, जैसे कि आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, जैसे कि बिना पूछे जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कर दिया या लॉकडाउन कर दिया। अब आपको थोड़ा अपने एलाइज को भी संग में रख के चल। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अब गलत उत्तर हुआ तो उठा बैठी करना पड़ेगा। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत है उसकी पढ़ाई, उससे बढ़कर कुछ नहीं। पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा। अरे शिक्षा क्या होता है? शिक्षा पढ़ना होता है, और क्या होता है? इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांडू हो, नामर्द हो, मादरचोद हो, वो कहता है गारे भोसड़ी वाले 1 लाख 1.5 लाख पाने वाला शिक्षक गांडू है, मादरचोद। और तुम्हें यह नहीं समझ में आएगा, तुम्हें भगत सिंह, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध समझ में आएगा, लर्न समझ में आएगा। गांडू है भोसड़ी वाले तुम लोग, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो भोसड़ी वाला मर्द होगा ना, जब मादरचोद मर्द होगा, वो राजीव तलवार को समझेगा। अब सिर्फ गांडू हो मादरचोद, गांडू हो मादरचोद, गांडू। अरे गांडू से बात नहीं करते। हट।